हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एनटीपीसी 2025 की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप लोगों ने देखा भी होगा। ये एक पेपर की कटिंग है जिसमें 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत है, सही है, लेकिन फॉर्म आपके इसी डेट के आसपास या हो सकता है मैक्सिमम इसी डेट से भरे जाएं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने पहली बार में जो है वो एनटीपीसी की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करी और एक पोस्ट मैंने सिक्योर कर पाई। मैं भी बहुत साल से एसएससी की तैयारी करता था, बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, लेकिन मैं एक पोस्ट सिक्योर कर पाया। जो भी न्यू लोग हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है, और एक चीज़ आपको बता दें, जो एसएससी वाले हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसमें इंग्लिश नहीं आनी है, बाकी आपको वही आना है जो आप पढ़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, इस समय एसएससी में जैसे 2017 से 20 के बीच का दौर चला था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, उसी तरीके से एसएससी में इस टाइम थोड़ा सा जो है अप्स एंड डाउन्स है कि कोई लोग सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके उसके सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें कैसे सिलेक्शन होता है। इसमें सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। दूसरा होता है सीबीटी 2, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज सेकंड। होता क्या है कि इसमें जितनी वैकेंसी है, देखो आपको एक चीज़ और बता दें, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में जितनी वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है आपकी टोटल, तो 20 गुना यानी 2000 बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा। तो 20 गुना अभ्यर्थियों को सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा जो सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 देने के बाद फिर वो स्किल टेस्ट देंगे। कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जैसे सीसीटीएस हो गया, इसमें आपको डायरेक्ट डीबी के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल होगा आपका और ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें कोई भी सीवेट और स्किल टेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, इन सब के लिए आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद डीबी होगा। डीबी में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म भरिए तो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई भी चालाकी करेंगे, स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे कि मैं बाद में सही कर लूँगा, तो पूरे एग्ज़ाम आप यही पूछते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर ये कर दिया क्या होगा, ये कर दिया क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट को उसी फॉर्मेट में करिए और सही से बनवा के लगाइए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फिर जो मेडिकल होता है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्रोसेस समझ लिए कि अपने को सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है। मतलब 6-7 महीने का ये पूरा शेड्यूल चलने वाला है आपका, जब से इस एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो हम लोग अगले 4 महीने का अपना जो है वो पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टारगेट क्या सेट होना चाहिए। टोटल वैकेंसी, पहले बात तो आप समझ लीजिए 8050 वैकेंसी अपने पास। वैकेंसी कम है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर इतनी वैकेंसी में क्या फ़ाइट होगी। तो देखो, वैकेंसी कम है, लेकिन इस वैकेंसी में भी जो सिलेक्शन लेगा वो हम ही आप के बीच का आदमी होगा। ठीक है, तो या तो आप वैकेंसी वैकेंसी करते रह जाओ या तो तैयारी करने में जुट जाओ। ठीक है, जो लोग बिगिनर हैं या जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो ग्रेजुएट वाले एनटीपीसी सीबीटी 1 को आपको क्वालिफाई करना पहले ज़रूरी है, उनको यूआर में अगर आप हैं तो 80 मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। 80 प्लस करेंगे सीबीटी 1 में तो आपके लिए बेटर होगा। ओबीसी को भी 80 मार्क का टारगेट करने चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले 78-80 तक आप अपना मार्क्स जो है वो अपने टारगेट को सेट करिए। ऐसे एससी एसटी वाले भाई जो भी हैं, 75 मार्क्स तो आपको सेट ही करना है। अंडर ग्रेजुएट में यूआर वाले 85 मार्क्स अपना टारगेट सेट करिए। मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, ना कि कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। टारगेट आप 85 करेंगे तो 80 अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अगर आप पूरा शिद्दत से तैयारी करें तो ये टारगेट है जो आपको सेट करने चाहिए। ठीक है, अब ये टारगेट तो हमने बात कर दी, ये अचीव कैसे होंगे, कैसे किया। मैं भी देखो, पहले होता क्या था कि मैंने 4-5 साल एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए, कई सारे प्री दिए, प्री निकले, मेंस निकला, डीवी कराया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी और उसी के साथ मैंने एनटीपीसी क्वालिफाई किया। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको। देखो, होता क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम सीबीटी 1 जो होता है,
ये इसमें क्या पूरा इसका सिनारियो, इसमें मैथ्स 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के, 30 प्रश्न 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 30 प्रश्न और 30 मार्क्स के, ठीक है, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इसमें जीएस होती है, इसी में करंट अफेयर ऐड होता है। अब देखो करना क्या है, आपको एक चीज़ समझो, CBT 1 में 80 लाने के लिए सबसे ज़रूरी जो है, आप इस चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के चलिए कि 60 क्वेश्चन जो हमारे मैथ और रीजनिंग के हैं, इसको आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करना चाहिए। मतलब 60 में आपको 1-2 नंबर भले कम हो जाए, नहीं तो पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करना चाहिए। ये कैसे आएगा, क्या हम करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको लगता है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग तो मैं अच्छे से कर लूँगा, वो जीएस में ही जुटे रह जाते हैं और मैक्सिमम टाइम अपना जीएस में बर्बाद करके फाइनली वो यहाँ पे 60 में 50 नंबर लाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैंने जो नोटिस किया बहुत सारे लोग की हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। इसमें टैलेंट से ज़्यादा हार्डवर्क काम करता है। टैलेंट तो चाहिए ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपका हार्डवर्क। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एकेडमिक बहुत ख़राब होता है, लेकिन वो अच्छी रैंक लाते हैं और वो सरकारी नौकरी आराम से पा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, एकेडमिक में उनके रैंक्स होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाते। ये एकदम सच्चाई है। तो कुल मिला के आप समझो, मैथ्स रीजनिंग और जीएस, मैथ्स रीजनिंग में आपको 60 में 60 करने हैं। कैसे करने हैं, किन से पढ़ने, कितने घंटे पढ़ने, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, 1.5 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ये एग्जाम पैटर्न होता है आपका, ठीक है। अब कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, किन से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं लोग डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया पहले भी, अभी बता रहा हूँ कि सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी। सिलेबस कैसे जानना है, जो भी नोटिफिकेशन में सिलेबस आएगा या पहले की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, मैं सिलेबस को पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा आज ही आपको। उस नोटिफिकेशन के सिलेबस में आपको हर एक चैप्टर से गो थ्रू होना चाहिए कि मैथ्स में क्या पूछा है, क्या क्या सिलेबस में है, रीजनिंग में क्या है, जीएस में क्या है, मैंने इस चैप्टर्स के नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, रीजनिंग में क्या है। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। उनके लिए भी मैं बताऊंगा अंत में क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको करना क्या है, इस सिलेबस को आत्मसात करना है। हिंदी में एक शब्द है आत्मसात, मतलब पूरा अच्छे से गहनता से उसकी पढ़ाई करनी। क्या आप उसको याद नहीं करना, लेकिन उसको समझ लेना है कि ये चीज़ें हैं। PYQ देखना है सिलेबस से कि भाई इस चैप्टर से किस लेवल तक का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप समझो, इस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जब एक बार आप खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हैं और कैसी चल रही हैं। बताने को तो मैं भी बता दूंगा कि भाई देखो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, हर साल इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बार आप खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो इनिशियल स्टेज होता है वो यही होता है, ठीक है। जब आपको सिलेबस पता चल जाए तो आप टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करेंगे नोट्स में। किसी भी टीचर से पढ़िए, कहाँ से फ्री में पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मतलब क्या है कि हर एक टॉपिक का नोट्स आपके पास होना चाहिए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 चैप्टर का बना के फिर बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे होंगे, हमने भी स्टार्टिंग में खूब करी। 2-3 चैप्टर पढ़ लिया है, फिर से पढ़ेंगे, फिर से कोचिंग किया। ऑफलाइन का दौर चल रहा था उस टाइम, अभी तो ऑनलाइन है। फिर जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसका रिवीजन स्टार्ट करिए। रिवीजन ऐसे करिए कि मतलब हफ्ते में एक दिन आप रख लीजिए कि मैं रिवीजन ही करूँगा। वैसे तो डेली रिवीजन करना चाहिए पढ़ने से पहले। और फिर स्टेप 3 जो होता है वो प्रीवियस ईयर। कुछ लोग कहेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्या लगाया है, वो तो पहले सरल क्वेश्चन आते थे, अब कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपकी भूल है। जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है वो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होता है। मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक से आते हैं, बस थोड़ा डीप में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, और फिर डेली कितना घंटा पढ़ना है जिससे आपको सिलेक्शन मिले, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ्स एक बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और आपको 30 में 30 टारगेट आराम से अचीव कर लेगी, अगर आप 4 महीने जो मैं बता रहा हूँ उतना करते हैं तो,
ठीक है, तो 3 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। जिसकी वीक है वो 4 घंटे पढ़े अपना टाइम। और जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से अगर वो 3 घंटे 4 महीने पढ़ लेते हैं तो आपके मैथ्स में 30 100% में। कैसे पढ़ना है, सिलेबस ले लो आप, ठीक है। आप देखो जो भी मैथ्स बैकग्राउंड से जो पुराने लोग हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ कि जो आपने सिलेबस पढ़ रखा है क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट आपने नोट कर रखे हैं, ये चीज़ एक बार आप खुद से पूछिए। दूसरी चीज़, जो भी टॉपिक आप पढ़िए, जो भी चैप्टर आप पढ़िए, जैसे मान लीजिए वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं, कार्य और समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप 4-5 पेज उसी कॉपी में छोड़ दीजिए, 4-5 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम मॉक लगाएंगे या जब हम किसी अन्य जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, इसमें अरिथमेटिक वाले पोर्शन में जो भी नए क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर के वो मैं नोट डाउन करूंगा, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन हैक होंगे उस चैप्टर से वो मैं नोट डाउन करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, उसको मैं नोट डाउन करूंगा और उसको रट लूंगा कि अगर वही नंबर आया तो मैं उसको वही करके आऊँगा। ये सारी चीज़ें क्या आपने करी है, और जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको भी यही चीज़ें करनी है। करना कैसे है, कहीं ना कहीं से आप पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी लिए होंगे। ज़्यादा बेटर इस समय ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन आपका टाइमली सिलेबस ख़त्म कर देता है। रिकॉर्डेड बैच होते हैं, आने जाने का टाइम बचता है। हर एक गांव में आपके लाइब्रेरी है, घर में सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जैसे गगन सर हो गए, साहिल सर हो गए, आदित्य सर हो गए, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े नाम जैसे राकेश सर हो गए, और एक हमारे मुझे जो सबसे बेस्ट लगते हैं शुभम जैन सर, मैथ्स पढ़ाते हैं, आरवीई इनका चैनल का नाम है। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। पवन राव सर, जिससे आपको समझ में आए, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगे, जिसके मेथड आपको अच्छे लगे, उनको उठाइए और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करके और खुद के ऊपर ट्रस्ट करके। ये चीज़ आप समझ लीजिए। करना क्या है, सारे चैप्टर वाइज, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है कि मेरा भाई 1 महीने में सिलेबस नहीं खत्म होगा। 3 महीने तो आपको लग ही जाएंगे, 1 महीने उसका रिवीजन करने में, रगड़ने में। चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखिए, ज़्यादा नहीं। जैसे कहीं कहीं गगन सर की वीडियो में मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा देते हैं। इतने क्वेश्चन करने में फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। फिर उसके साथ साथ पीवाईक्यू, मतलब उनका लेवल बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चैप्टर वाइज के साथ साथ पीवाईक्यू भी करते रहिए, जैसे भी टॉपिक वाइज कहीं क्विज हो ऑनलाइन वो कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करते रहिए और उसी कॉपी में नोट करते जाइए। फिर सेक्शनल मॉक दीजिए और न्यू क्वेश्चन जो भी मिले उनको नोट डाउन करिए, ठीक है। करना क्या है, जो भी मैथ्स में महत्वपूर्ण चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आप देख लीजिए। जैसे अगर मैथ्स बैकग्राउंड से है तो कुछ चैप्टर्स आपको लग रहे होंगे ये पढ़े हैं, मेरी ईजिली जल्दी हो जाएंगे, तो उन्हीं से स्टार्ट करिए। और अगर आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आप जो है बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करिए, जो भी कोचिंग में आपके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, या खुद से पढ़ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जब आज के लिए। कैलकुलेशन अगर आप 3 घंटे टाइम दे रहे हैं तो आधा 0.5 आवर मतलब 30 मिनट आप रोज़ कैलकुलेशन करिए। और ये समझ लीजिए कि 5% लोग भी इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आपको कंटिन्यू करना है और कैलकुलेशन स्प्रिंट टाइप करना है कि गलत हो जाए, चीज़ें गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन करना है मेरे को 30 मिनट तो करना है। कंसिस्टेंसी बना के 3 महीने तक आप एकदम सिलेबस पे रगड़े रहिए और डरिए मत। कुछ लोग होते हैं कि मैथ्स नहीं आती और वो ये डर में ही 4-5 साल निकाल देते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग पहले से ही प्रिपेयर होके आ रहे हैं। तो मैथ्स में आपको इतना ही करना है और मोटा रजिस्टर बनाइए मजबूत, और उस रजिस्टर में हर एक चैप्टर के नोट्स आपके होने चाहिए, आप समझ लीजिए। आगे बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना। बहुत सारे लोग, हमने भी इसको बहुत हल्के में लिया था। इसमें अगर आपके 30 में 30 आ रहे जो पुराने लोग हैं तो बेटर है, लेकिन एक बार नहीं, हमेशा आने चाहिए। एक आध नंबर भले कम हो जाए लेकिन इतने मार्क्स अगर आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो आप फिर इंट्रोस्पेक्शन करो कि कौन सा चैप्टर है, क्या लॉजिकल रीजनिंग जो है अपनी, जो मेरे पास तर्क शक्ति वाली रीजनिंग है, उसके 200 से 250 क्वेश्चन मेरे पास नोट्स हैं। आप ऐसे पढ़ो कि आपको कहीं पढ़ाना है, मुझे 200 से 250 हर एक टाइप के क्वेश्चन चाहिए और वो आपके रजिस्टर में नोट डाउन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं, जो भी अभी पूछे जा रहे हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। उसके साथ साथ कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने चाहिए। क्लॉक के भी क्वेश्चन कर लीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो और आप ना पढ़ें और वही चैप्टर आ जाए। उसके साथ साथ रिवीजन करते रहिए और पीवाईक्यू में करते रहिए, जो भी नए क्वेश्चंस मिले वो देखिए, ठीक है। इसमें भी वही करना है आपको, एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए। उस रजिस्टर में आप क्या करिए, जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे होता है
2, फिर 4, फिर 8, मतलब बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप के जितने भी हार्डेस्ट क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन करते हैं, जो भी मॉक में फंसे उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ करना है, अलग रजिस्टर इसमें भी बनाना है। जो भी एग्जाम अभी एसएससी का हो रहा है इसकी आंसर की मिल जाए कहीं से, वैसे तो नहीं मिल रही है, तो उसके भी क्वेश्चन नोट डाउन करिए, ठीक है। इतना करना है। अब आगे बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। भाई मेन खेला यहीं से स्टार्ट होता है, जनरल स्टडीज़। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो भाई, मैं क्या करता था, मैं जब जनरल स्टडीज़ पढ़ता था तो मैंने जब कोचिंग की थी तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और पॉलिटी के नोट्स अच्छे से बना लिए थे। तो मुझे पॉलिटी में तो कोई इशू नहीं होता था, और साइंस में, क्योंकि पॉलिटी मुझे अच्छी लगती थी सब्जेक्ट, और साइंस मेरा शुरू से सब्जेक्ट था, तो मुझे कोई इशू नहीं होता था। जो इशू होता था वो इन 3 सब्जेक्ट में होता था। और ये तीनों चीज़ें एक सागर है, जिसको कहते हैं ओशियन है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ठीक है। फिर भी आपको बेसिक चीज़ों के तो नोट्स आपके पास बना लीजिए सारे अच्छे से, फिर उसको रिवाइज करिए और डीप में थोड़ा पढ़िए। इस बार ज्योग्राफी में जो भी पढ़िए डीप में पढ़िए, 5 ही टॉपिक पढ़िए, डीप में पढ़िए। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा अच्छे से पढ़िए, और उसके साथ साथ साइंस, पॉलिटी में जैसे जो भी अभी संशोधन हो रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, क्रमवार तरीके से पता होनी चाहिए कि 101 में क्या था, 102 में क्या था, 103 में क्या था, ठीक है, 98 में क्या था। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप इसमें 4 घंटे का समय देना चाह रहे हैं, सॉरी 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 3 घंटे का समय देना चाह रहे हैं, तो आप 2 घंटे पार्ट 1 पे दीजिए और 1 घंटा कम से कम आप करंट अफेयर पढ़िए। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज बहुत बड़ा है, 12 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल रहे हैं। तो 40 में आपका लगभग 30% यहीं से आ रहा है, तो 1 घंटा आपको ये दीजिए। इसमें आप स्टैटिक जीके भी इसके साथ साथ कवर करिए, और इसके नोट्स बनाइए। मैं तो भाई नोट्स पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इसके नोट्स बनाइए, और जैसे ही महीना ख़त्म हो, मंथली आप कोई मैगजीन लेके वो पूरा रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और डिटेल में करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, इसको आपको हल्के में नहीं लेना। इसमें अगर आप 25 भी मार्क्स ले आए तो बहुत टॉपर की लिस्ट में आप होंगे, अगर मैथ रीजनिंग सही करते हैं तो, ठीक है। और वो लाया जा सकता है अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ें और बेसिक चीज़ें आपकी इसमें तैयार हो। तो इसमें बेसिक चीज़ें, ज़्यादा समय नहीं देना कि 5 घंटे इसको दे रहे हो, मैथ और रीजनिंग को 1-1 घंटे दे रहे हो, ये गलती मत करना भाई, ठीक है। आगे चलते तो जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं भाई मेरे हिसाब से, मैंने क्या किया था जब मैं पढ़ाता था, जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मैं सुबह एक मॉक देता था, क्योंकि मेरा सिलेबस ख़त्म था, और शाम को एक मॉक देता था, और दोनों का अच्छे से एनालिसिस करता था। उसके साथ साथ सिर्फ मैं रिवीजन करता था, कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़ता था, ठीक है। कुछ भी नई चीज़ें मैं नहीं पढ़ता था। जो भी क्वेश्चंस मेरे फंसते थे मैं उनको एक रजिस्टर में नोट डाउन करता था, या मॉक में जो भी क्वेश्चन मेरे लगते थे उसको मैं सेव करता रहता था। और जब एग्ज़ाम के 15 दिन बचे तो सिर्फ मैंने रिवीजन किया था, चैप्टर वाइज, पीवाईक्यू, जो भी क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, जो भी मेरे रजिस्टर में थे, वो सारी चीज़ें मैंने किया था। प्रीवियस ईयर मॉक आपको देना है, तो सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक चैप्टर का नोट तैयार करना है विथ बेस्ट क्वेश्चंस, सरल वाले क्वेश्चंस के साथ नहीं, बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। यानी कि सरल वाले कर लिए और अच्छे क्वेश्चंस करे ही नहीं डर के मारे। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे और 4 महीने ऐसा कर लेंगे, अभी एग्ज़ाम होने में 4-5 महीने से ज़्यादा ही लगेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, चाहे 4000 सीटें हों चाहे 1000 सीटें हों। सिलेक्शन लेने वाले बंदे यही करते हैं, ठीक है भाई। आप इतना करिए, मेरी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, मैं वहाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको शेयर करूँगा। करंट अफेयर्स के जो हैक्स होते हैं, कैलकुलेशन हैक्स होते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम शेयर करेंगे आपके साथ। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक मैं जुड़ा रहूँगा। जो भी इशू आएगा हम लोग देखेंगे, डील करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।